हेलो। आज हम बीकॉम पार्ट 3 विपणन प्रबंधन पेपर 1 के टॉपिक मूल्य निर्धारण की विधियाँ मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट के मूल्य निर्धारण के लिए निम्न विधियाँ प्रचलित हैं। नंबर 1, लागत पर आधारित विधियाँ मेथड्स बेस्ड ऑन कॉस्ट। सब पॉइंट 1, लागत वर्धन विधि कॉस्ट प्लस मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने के लिए उत्पाद की प्रति इकाई कुल लागत में अपेक्षित लाभ की निश्चित राशि या लागत पर अपेक्षित लाभ प्रतिशत राशि जोड़ दी जाती है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर प्रति इकाई लागत प्लस इकाई पर इच्छित लाभ। इस विधि को अपनाने में ये मान लिया जाता है कि वस्तुओं की बिक्री निर्धारित मूल्य पर हो जाएगी। यदि किसी प्रकार इतनी बिक्री न हो सकी तो बची हुई इकाइयों को अधिक मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तभी इच्छित लाभ मिल सकता है, लेकिन साधारणतः ये संभव नहीं होता है। लागत वर्धन विधि में निम्न गुण हैं। ये विधि सरल समझने योग्य है। ये विधि लाभ की राशि को सुनिश्चित करती है। ये विधि सामाजिक दृष्टि से उचित है। इसका कारण यह है कि इसमें सभी प्रकार के उत्पादों का समान विधि से मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस विधि में प्रतिस्पर्धियों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये विधि सबसे अधिक अपनाई जाती है क्योंकि परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी उपयुक्त है। इस विधि के निम्न दोष हैं। इस विधि में केवल लाभ की राशि पर ध्यान दिया जाता है, मांग और प्रतिस्पर्धा पर नहीं। परिणाम स्वरूप संस्था में कई अच्छे उत्पादों का उत्पादन होने लगता है जिन पर लागत अधिक आती है, इसलिए उनको बिक्री करना एक कठिन कार्य है। इस विधि में उत्पाद की सीमांत लागत को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह विधि नए उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें वह निर्माता ही बाजार में अपना स्थान बना पाता है जिसकी लागत प्रति इकाई सबसे कम हो, अन्यथा नहीं। दूसरी विधि है अपेक्षित प्रतिशत लाभ विधि, एक्सपेक्टेड परसेंटेज प्रॉफिट मेथड। मूल्य निर्धारण करने की अपेक्षित प्रतिशत लाभ विधि या मार्कअप विधि में विक्रय राशि की एक निर्धारित प्रतिशत राशि उत्पाद की प्रति इकाई लागत में जोड़ दी जाती है, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर औसत प्रति इकाई लागत अपॉन अपेक्षित मार्कअप का प्रतिशत। जैसे उदाहरण के लिए एक मोटरसाइकिल की औसत उत्पादन लागत 40,000 रुपये आती है। यदि मार्कअप 20% निश्चित किया जाए तो उत्पाद का मूल्य यह होगा, विक्रय मूल्य बराबर 40,000 अपॉन 20% बराबर 50,000 रुपये। मूल्य निर्धारण में कठिनाई नहीं आती इस विधि में, क्योंकि उत्पाद की मांग के बजाय उत्पाद की लागत को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि में मूल्यों को बार बार परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। मूल्य प्रतिस्पर्धा की संभावना कम होती है। सामाजिक दृष्टि से ये विधि ठीक है क्योंकि उत्पाद में कमी होने पर उत्पाद के मार्कअप मूल्य में से अधिक नहीं दिए जाते। अपेक्षित प्रतिशत लाभ विधि में निम्न दोष हैं। उत्पादों की बिक्री करना सहज कार्य नहीं। उत्पाद की सीमांत लागत को फिर भी ध्यान नहीं रखा गया। इस विधि से नए उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना उपयुक्त नहीं है। थर्ड मेथड है लक्षित प्रतिशत विधि, टारगेट रिटर्न मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में उत्पाद का उतना मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे कि विनियोजित पूंजी पर पूर्व निर्धारित प्रति इकाई लाभ अर्जित किया जा सके। इसलिए 3 बातों की गणना की जाती है: कुल उत्पादन लागत की, उत्पादन की प्रमापित मात्रा, ब्रेक इवन मात्रा, और वह अनुमानित पूंजी जो एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक है। विक्रय मूल्य बराबर प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत प्लस स्थायी लागत अपॉन प्रमापित उत्पादन इकाइयाँ प्लस अपेक्षित लाभ इंटू विनियोजित पूंजी अपॉन प्रमापित उत्पादन इकाइयाँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि लक्ष्य प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कुल विनियोग पर इच्छित प्रतिफल की दर प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमानित कुल विक्रय आय एंटिसिपेटेड टोटल सेल्स रेवेन्यू कुल लागतों से अधिक होनी चाहिए। इस विधि के निम्न गुण हैं। यह एक दीर्घकालीन विधि है। यह एक या सीमित क्रेता है तो उचित लाभ जोड़कर मूल्य बताने से उनको औचित्य का तर्क दिया जा सकता है।
सार्वजनिक उपयोग वाली सेवाओं जैसे रेल, विमान, डाकघर आदि में काफ़ी उपयोगी है। सेवा संगठन अपनी एकाधिकार स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस विधि के निम्न दोष हैं। यह उद्देश्यपरक विधि नहीं है, यह व्यावहारिक विधि नहीं है। संयुक्त लागत विधि में वस्तुओं की लागत का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये विधि पूर्णतः लागत अवधारणा पर निर्भर करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि लागत मूल्यों का नियंत्रण नहीं करती बल्कि मूल्य लागत को नियंत्रित करती है। अतः यह अवधारणा उचित नहीं है। इसमें वस्तु की मांग एवं प्रतियोगिता, जो कि सैद्धांतिक दृष्टि से मूल्य निर्धारण के महत्वपूर्ण घटक हैं, पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जो अनुचित है। नेक्स्ट है सीमांत लागत विधि, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में सीमांत लागत या एक अतिरिक्त इकाई पर आने वाली लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। एक अतिरिक्त इकाई के निर्माण में जो अतिरिक्त लागत आती है उसको सीमांत लागत कहते हैं। अतः इस विधि में सीमांत लागत को आधार मानकर इसमें इच्छित लाभ जोड़कर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सीमांत लागत मूल्य विधि को अंशदान मूल्य कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वह मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे कि उत्पाद की सभी स्थायी और परिवर्तनशील लागतों को कुछ भाग वसूल किया जा सके। इस विधि के निम्न गुण हैं। यह विधि मंदीकाल में उपयोगी है, निजी ब्रांड का उपयोग करने वाली संस्था के लिए लाभदायक है। ये विधि वहाँ उपयोगी है जहाँ पर स्थापित उत्पादन क्षमता का संपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। नए उत्पादों का बाजार में प्रवेश कराना आवश्यक हो तो उन्हें या बाजार में जमाना हो। ये विधि कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि उत्पादों की मांग नहीं होने के बावजूद भी उन्हें सेवा में रखने तो अपनाई जाती है। इस विधि के निम्न दोष हैं। इस विधि में स्थायी व्ययों पर विचार नहीं किया जाता। यह अल्पकालीन विधि है, क्योंकि आगे चलकर स्थायी व्ययों को वसूल करना आवश्यक होता है। ये विधि लंबे समय में संस्था के लाभों और ख्याति पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस विधि का अधिकाधिक उपयोग करने से संस्था को हानि हो सकती है। सेकंड है मांग या बाजार की दशाओं पर आधारित विधियाँ। इसमें सबसे पहली है क्षमतानुसार मूल्य विधि, व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में उत्पादों का पहले से न तो कोई मूल्य निर्धारित होता है और न ही मूल्य निर्धारण में कोई व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी तो उपभोक्ता की भुगतान क्षमता आंक कर देख कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत विक्रेता वही मूल्य ले लेता है जो उपभोक्ता स्वेच्छा से देने को तैयार होता है। इसलिए इस विधि को लचीली मूल्य विधि भी कहते हैं। इसके निम्न गुण हैं। इस विधि के अपनाने से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किए जाते हैं। इस विधि में व्यापारी स्वतंत्र रहता है। यह अल्पकाल के लिए अच्छी है। इस विधि में प्रतिस्पर्धा देखकर अधिक या कम मूल्य वसूला जा सकता है। ये अप्रमापित वस्तुओं के लिए उपयुक्त है। इसके दोष हैं। ये विधि संस्था के लिए दीर्घकालीन तौर पर अच्छी नहीं है। ग्राहकों को वास्तविक मूल्य का पता लग जाने पर उसका ऐसे विक्रेताओं से विश्वास उठ जाता है और वो उससे वस्तुएं खरीदना बंद कर देता है। यदि व्यापारी ग्राहक को पहचान में थोड़ी सी चूक कर देता है तो ग्राहक हाथ से निकल जाता है। इस विधि में फर्म को प्रशासनिक कठिनाई भी आती है। एकाधिकारी फर्म के लिए ही ठीक है। नेक्स्ट है बाजार भेदन विधि, मार्केट पेनिट्रेशन मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि के अंतर्गत उत्पाद का इस उद्देश्य से बहुत उचित या कम मूल्य रखा जाता है कि बाजार में न केवल मांग उत्पन्न की जा सके, अभी तो प्रतियोगी फर्मों का मुकाबला भी किया जा सके। जब बाजार में फर्म वे उत्पाद की मांग अच्छी हो जाती है और फिर अन्य लाभकारी नीति अपनाकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। बाजार भेदन विधि के निम्न लाभ हैं। इस विधि से बाजार को भेद कर उत्पादों का प्रवेश कराना सरल। इस विधि से बाजार में उत्पादों की मांग का निर्माण करना सहज है। प्रतिस्पर्धा का मुकाबला भी किया जा सकता है। व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर विभिन्न आंतरिक और बाह्य बचतों का लाभ उठाया जा सकता है। इसके दोष हैं। इस विधि को अपनाने से व्यापारी को हानि हो सकती है। प्रतिस्पर्धियों की व्यूह रचना की जानकारी न होने की दशा में उनका सामना कठिन होगा। उत्पाद के उच्च मूल्य रखने पर सरकारी हस्तक्षेप का भय हो सकता है। थर्ड है उपयोगिता या अवबोधित मूल्य विधि, परसीव्ड प्राइसिंग मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में उत्पाद का मूल्य ग्राहक द्वारा उस वस्तु में अनुभव की गई उपयोगिता पर आधारित होता है। अर्थात उत्पाद का मूल्य वही रखा जाता है जो उपभोक्ता का उस उत्पाद के संबंध में उपयोगिता अवबोध मूल्य, बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू होता है। इसलिए इस विधि को उपयोगी मूल्य कीमत, वैल्यू इन यूज प्राइस कहते हैं। इसके निम्न गुण हैं। इस विधि से उत्पाद की उपयोगिता कितनी है का पता लगता है। इसमें उपयोगिता के आधार मानकर उत्पाद का मूल्य अधिक या कम रखा जा सकता है।
इस विधि से उपभोक्ताओं के अस्तित्व में उत्पाद की श्रेष्ठ छवि बनती है। उपभोक्ता उत्पाद के लाभों और महत्व को जानता है, इसलिए उसे अधिक मूल्य देने में कष्ट नहीं होता। ये लाभदेय विधि है क्योंकि उपभोक्ता किसी उत्पाद को जितनी उपयोगिता का बोधन करता है उतना ही अधिक मूल्य देने को तैयार होता है। इसके निम्न दोष हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि होने के कारण उपभोक्ता के मन में किस उत्पाद की उपयोगिता है किसकी नहीं जानना कठिन है। उपयोगिता अवबोध जानना एक कठिन प्रक्रिया है। इस विधि को सभी उत्पादों की बिक्री में लागू नहीं किया जा सकता। जांच विपणन विधि, टेस्ट मार्केटिंग मेथड। मूल्य निर्धारण की जांच विपणन विधि में विभिन्न बाजारों में विभिन्न मूल्यों से उत्पाद जांच विपणन करके एक मांग अनुसूची बनाई जाती है। इसके पश्चात इसमें विभिन्न मूल्यों पर होने वाले कुल विक्रय की मात्रा और आय को दर्शाया जाता है, और जिस मूल्य पर सर्वाधिक विक्रय की मात्रा या आय प्राप्त होती है उसे ही उत्पाद के मूल्य हेतु चुन लिया जाता है। इस विधि के गुण हैं। इस विधि से व्यापारियों को बाजार की जांच करने का अवसर मिलता है। यह एक व्यावहारिक विधि है क्योंकि उत्पाद के विभिन्न मूल्यों की पहले से ही जांच कर ली जाती है। उत्पाद के मूल्य वास्तविक दशाओं के निकट होते हैं। इस विधि के दोष हैं। खर्चीली विधि है क्योंकि उत्पाद जांच बार बार करनी पड़ती है। इस विधि को अनियंत्रित बाजारों में नहीं अपनाया जा सकता। नेक्स्ट है पूर्वानुमान विधि, फोरकास्टिंग मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में किसी भावी निश्चित अवधि के लिए उत्पाद के विक्रय मूल्य और मात्रा दोनों के संबंध में उचित तथ्यों, कारणों और सूचनाओं के आधार पर विधिवत अनुमान लगाया जाता है। इस विधि के निम्न गुण हैं। प्रतिस्पर्धा का आसानी से मुकाबला, नए उत्पादों का विकास संभव, नए बाजार क्षेत्रों का विकास संभव, स्कंद संग्रहण और नियंत्रण की समस्या का निवारण सहज हो। इसके दोष हैं। बिक्री का अनुमान लगाना कठिन है। इस विधि में प्राय काफ़ी अनुमान लगाने पड़ते हैं जिसमें अंतिम अनुमान शुद्धता में बाधा आती है। व्यवहार में एक निश्चित समय अवधि में तेज वृद्धि को कायम रखना कठिन होता है। थर्ड मेन हेडिंग है लागत मांग पर आधारित विधियाँ, मेथड्स बेस्ड ऑन कॉस्ट डिमांड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में दो तत्वों लागत और मांग पर विचार किया जाता है। इसके लिए दो अनुसूचियाँ बनाई जाती हैं। पहली अनुसूची में पिछले लागत आंकड़ों के आधार पर फर्म को स्थायी लागत फिक्स कॉस्ट पर और परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट को दर्शाया जाता है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता की मांग, मात्रा, क्वांटिटी और डिमांड और प्राप्त होने वाली आय, टोटल रेवेन्यू को दर्शाया जाता है। इसके पश्चात इन दोनों अनुसूचियों में दर्शाए गए लागत के आंकड़ों और विक्रय की मात्रा को एक साथ रखकर सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है। इससे ये पता लगता है कि विक्रय की कुल मात्रा और कुल आय में संतुलन किस मूल्य पर होगा। इसलिए मूल्य निर्धारण की इस विधि को लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड भी कहते हैं। यह वह विधि है जिसमें उत्पाद और विक्रय का वह स्तर निर्धारित किया जाता है जहां कुल लागत टोटल कॉस्ट और कुल आगम टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। ये निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। कुछ लागतें स्थिर रहती हैं तो कुछ उत्पादन के साथ परिवर्तनशील हैं। लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में सरलता से विभाजित किया जा सकता है। उत्पादन मात्रा और विक्रय मात्रा में परिवर्तन होने पर विक्रय मूल्य वही रहता है। केवल एक ही वस्तु का उत्पादन विक्रय होता है। सामान्य मूल्य स्थिर रहते हैं। लागत मात्रा आधारित विधि में निम्न गुण हैं। इस विधि में विपणन कंपनियां संभावित हानियों से सुरक्षा कर सकती हैं। सम विच्छेद बिंदु का इकाइयों और मात्राओं में गणना करना सहज है। इसके दोष है। सम विच्छेद बिंदु की मान्यताएं अव्यावहारिक और अवास्तविक हैं। सम विच्छेद बिंदु से मूल्य का निर्धारण करना कठिन है। इस विधि से मूल्य निर्धारण करने के लिए अनेक प्रबंधकीय निर्णयों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने से उचित मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता। मेन हेडिंग है प्रतिस्पर्धा पर आधारित विधियाँ, मेथड्स बेस्ड ऑन कंपटीशन। विद्यमान दर मूल्य विधि, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उत्पाद का मूल्य प्रतिस्पर्धियों के समान या इससे कुछ कम या अधिक हो सकता है। इस प्रकार ये एक ऐसी विधि है जिसमें उत्पाद का मूल्य वही निर्धारित किया जाता है जो अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं मूल्य रखती हैं, इसलिए इसे प्रथागत सम मूल्य भी कहते हैं। इसके निम्न गुण हैं। इस विधि से फर्मों को उचित लाभ अर्जित करने के अवसर मिलते हैं। इस विधि से औद्योगिक सहयोग का वातावरण बनता है क्योंकि पूर्णतः सामूहिक विवेक और बुद्धिमानी पर आधारित है। ये एक व्यावहारिक विधि है क्योंकि इसमें निर्धारित उत्पाद मूल्य समस्त औद्योगिक इकाइयों के द्वारा वसूल किए जाने वाले उत्पाद मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विधि द्वारा निर्धारित मूल्यों के कारण उत्पाद मूल्य प्रतियोगिता की संभावना कम हो जाती है। विद्यमान मूल्य
विधि में निम्न दोष हैं। इस विधि में लागत तत्वों पर अधिक विचार नहीं किया गया है। इस विधि में जब समतुल्य निर्धारित कर दिया जाता है तो भिन्न मूल्य निर्धारित करना कठिन होता है। सेकंड है सीलबंद या टेंडर मूल्य विधि, सील्ड बिड और टेंडर प्राइसिंग मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रतियोगी फर्मों द्वारा उद्धृत किए जाने वाले मूल्यों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण किया जाता है, न कि उत्पाद की लागत और मांग के आधार पर। इस विधि में एक फर्म प्रतियोगी फर्म द्वारा उद्धृत किए गए मूल्यों का अनुमान लगाती है और फिर वह प्रतियोगियों की अपेक्षा सबसे कम मूल्य उद्धृत करती है। यदि वह बहुत मूल्य उद्धृत कर देती है तो लागत वसूल नहीं होने की संभावना रहती है और अधिक मूल्य उद्धृत करने पर काम हाथ से निकलने की संभावना। अतः इस दुविधा से बचने के लिए फर्म ऐसा मूल्य उद्धृत करती है जिसमें अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके। इसके निम्न गुण हैं। फर्म उचित मूल्य विकसित कर सकती है जो सभी फर्मों के लिए ठीक है। इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है जब उत्पाद की लागतें स्थिर हों। इस विधि में उचित मूल्य निर्धारित कर लाभ कमाया जा सकता है। इसके दोष हैं। उत्पाद की लागत कितनी है की दृष्टि से उचित मूल्य का निर्धारण कठिन है। इस विधि के अपनाने से फर्म की जोखिम बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप हानि हो सकती है। प्रतियोगी फर्मों की मूल्य नीतियों को ठीक से समझना आवश्यक है, अन्यथा अनुबंध हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट है आयात पर आधारित विधियाँ, मेथड्स बेस्ड ऑन इम्पोर्ट। मूल्य निर्धारण की इस विधि के अंतर्गत आयातित मूल्य की लागत की गणना उत्पाद की लागत प्लस भाड़ा प्लस बीमा व्यय प्लस आयात शुल्क प्लस अन्य खर्चे उसे भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है और इसके पश्चात आयात के स्थानापन्न उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसे आयात स्थानापन्न उत्पाद मूल्य विधि भी कहते हैं। आयात पर आधारित विधि प्रतिस्पर्धी और स्थानापन्न उत्पादों का विदेशों से आयात करने की दिशा में ही उपयुक्त है। ये विधि आयातित उत्पाद और देशी उत्पादों में अंतर अधिक होने पर उपयुक्त नहीं है। लास्ट है नियंत्रित मूल्य विधि, रेगुलेटेड प्राइस मेथड। मूल्य निर्धारण की इस विधि में सरकार आवश्यक वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाओं, आधारभूत साधनों का मूल्य निर्धारण और नियंत्रण करती है, जैसे खाद, चीनी, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, विद्युत, पानी, स्टील, टीबी, हृदय रोग, कैंसर आदि की दवाएं आदि। सरकार कुछ उत्पादों के मूल्य हेतु कभी कभी अनुदान या सहायता भी देती है। इस मूल्य निर्धारण का विधि का उद्देश्य कमजोर पिछड़े वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक उत्पाद उपलब्ध कराना है। धन्यवाद।